नमस्कार, मैं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं शाम के बुलेटिन की। यूपी के 1500 केंद्रों पर सोमवार को कोरोना वैक्सीन का अंतिम ड्राई रन हुआ। इसी क्रम में मथुरा में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान पूरे जिले में 21 बूथों पर 750 हेल्थ वर्कर्स का सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन हुआ। नमस्कार, वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम मथुरा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और आपको बता दें आज 11 जनवरी सोमवार को ड्राई रन का दूसरा चरण है और यहाँ इसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर जिला अस्पताल में यहाँ पर ड्राई रन के लिए जो चिन्हित किए गए हैं हेल्थ वर्कर स्वास्थ्यकर्मी उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये यहाँ एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और जैसे ही यहाँ कोई आता है तो उसको पहले सैनिटाइज़र दिया जाता है, मास्क नहीं है तो मास्क लगाया जाता है, थर्मल स्कैनिंग होती है। आइए हम भी ये सब जो उनकी प्रक्रिया है उसी का पूरा आप देखिए। इस तरह से यहाँ पर पहले सैनिटाइज करने के बाद और यहाँ पर ये थर्मल स्कैनिंग की मशीन है, इससे टेम्परेचर भी आप लोग चेक कर रहे हैं। कितना है टेम्परेचर भी पता है जी। तो कितने तक के टेम्परेचर को आप अंदर जाने देते हैं? 98.5 से ऊपर नीचे रखते हैं। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि 98.5 से ज़्यादा है। तो अभी तक कोई ऐसा है नहीं, नॉर्मली 97 और 96 के नीचे सब रहे हैं। तो देखा आपने यहाँ पर पूरी विधिवत पूरी प्रक्रिया है और उसके बाद आने के बाद यहाँ पर इनके बैठने की व्यवस्था है, वेटिंग के लिए आप लिखा भी हुआ है वेटिंग एरिया। और यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है। क्या शुभ नाम आपका? जी, मनीष कुमार। मनीष कुमार। तो यहाँ पर जैसे ये एंट्री होती है तो उनको यहाँ पर बैठाते हैं? मैं उन्हें यहाँ पर वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए कहता हूँ। इसके बाद मैं वैक्सीनेशन के लिए उन्हें वैक्सीनेशन रूम में मैं भेजूँगा। तो उससे पहले आप चेक करते हैं? जी, उनकी आईडी नंबर और उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ वो सारी चीज़ें चेक करके फिर मैं उन्हें एंट्री करता हूँ। तो अब तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? जी, आज 15 लोगों का वैक्सीनेशन का ड्राई रन था जिसमें कि 13 हो चुके हैं, हमारे 2 रह गए हैं जो बेनिफिशरी। ये सुबह हमारा 10:30 से शुरू हुआ था। 2 बचे हैं बस? जी, 2 रह गए हैं। तो देखा पूरा यहाँ से फिर ये एंट्री का है और आप मेरे साथ आइए, आपको दिखाते हैं कि जैसे ही जो यहाँ ड्राई रन के लिए आ रहे हैं हेल्थ वर्कर उनको ये वैक्सीनेशन रूम है और इसी वैक्सीनेशन रूम में यहाँ अंदर आप देखिए यहाँ स्वास्थ्यकर्मी बैठे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। कोविड वैक्सीन का बॉक्स है, इसमें अंदर वैक्सीन है। यहाँ पर एक नर्स है मौजूद और साथ में उनके सहायक भी मौजूद हैं और इसी जगह आपने देखा किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी यहाँ आ रहे हैं, उनको वैक्सीन दी जा रही है। इसके साथ उन्हें जो क्या आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी यहाँ दिए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अब तक। मैडम, आप कितने लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं अब तक? 13 लोगों को। कोई खास बात तो उन्हें बताई जाती है इस वैक्सीन को लेकर? हाँ, उन्हें ये खास बात बताई जाती है कि उन्हें हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो हमारी हेल्पलाइन 104 पे हम कॉल करके वो बता सकते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है। तो अभी कोई ऐसा कोई केस आया? नहीं, कोई नहीं। ये जो वैक्सीन दे रहे हैं आप IM दे रहे हैं? IM में भी IM दे रहे हैं। IM दे रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये वैक्सीन लगाने से पहले आपको पूरी तरह से दिशा निर्देश पूरी ट्रेनिंग हुई होगी? हाँ जी। तो अभी 2 लोग बाकी हैं आज के कार्यक्रम में? जी। तो देखिए यहाँ पर पूरा वैक्सीन के बारे में बताया कि उनको क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए था। उसके बाद यहाँ से उनको एक एग्जिट है और इसी के बाद जो वैक्सीन लगने के बाद यहाँ से सीधे इधर आते हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे पूरा सिस्टम है, बेड भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और सारी चीज़ें हैं एहतियात के तौर पर जिसको कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक बहुत सकुशल संपन्न हो रहा है और 13 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दी जा चुकी है। और इसके बाद जो 30 मिनट का यहाँ उनको एक वेट करना है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन रूम है। 30 मिनट यहाँ ऑब्जर्वेशन में रहना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा स्टाफ बैठा हुआ है और यहाँ डॉक्टर रामन सक्सेना है जिनके दिशा निर्देशन में ये आज का जो ड्राई रन संपन्न हो रहा है और भी उनके सहायक मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रतन सिंह। यहाँ अस्पताल में किस पद पर कार्यरत हो? हम रहते हैं बाड़ साहब। अच्छा, आपको ये कोविड की वैक्सीन लगी अभी? जी। कितनी देर हो गई? करीब आधा घंटा करीब। कुछ महसूस हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सब सामान्य? सब सामान्य। ऐसा लग रहा है आपको सबसे पहले वैक्सीन दी गई है? हाँ, और लगवाएंगे लोग और लगवाएंगे कोई और लगाए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को? हाँ, सबसे पहले। तो
अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें अभी 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है और इनसे हमने बात भी की तो आपने सुना क्या कहा। आइए और नए आए हैं उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम। श्याम, आप जिला अस्पताल में काम करते जिला हैं? किस पद पर है? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारी। आपको वैक्सीन लगाई गई है? यहाँ भी लगा। कोरोना महामारी जिसका पूरा खौफ पूरे विश्व भर में था, लोग डरे हुए सहमे हुए थे, लेकिन भारत सरकार ने बहुत जल्दी ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है। कैसा लग रहा है आपको आज तक ये? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी जल्दी हुई है तो। अब कोई डर खतरा कुछ नहीं है? नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं। तो देखिए आज ड्राई रन में इनको वैक्सीन दी गई है। अब वैक्सीन इनका जो दूसरा चरण होगा दोबारा लगेगी, कैसे लगेगी, क्या जानकारी लेते हैं डॉक्टर अमन सक्सेना जी? प्रथम चरण में तो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीन लगाई गई है। उसके लिए एक मॉक ड्रिल की गई है आज, जिसमें 15 लाभार्थियों को टीका लगवाने का एवं हमारे 5 वैक्सीनेटरों द्वारा टीका लगाने का प्रशिक्षण दिया गया है और ये ड्रिल की गई है, सफलतापूर्वक की गई है। अगले द्वितीय चरण में पुलिस विभाग और राजस्व विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों के टीकाकरण होगा, तो उनके लिए अलग माइक्रो प्लान तैयार होगा। प्रोफेसर, ये जो आज इनको वैक्सीन दी गई है, इसका दूसरी भी डोज दी जाएगी? इसकी द्वितीय डोज भी दी जाएगी 28 दिन बाद। 28 दिन बाद जी। अभी तक आपने जितने लोगों को दी है उनमें से किसी को कोई ऐसे लक्षण? किसी को लक्षण नहीं है, किसी को लक्षण नहीं है। लोग किसी भी तरह का भय एवं भ्रांति दिमाग में नहीं रखें इस वैक्सीन के प्रति। इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। और क्या कहना चाहोगे जो लोग अब अगले चरणों में आएंगे वैक्सीन के लिए, क्या सावधानी रखें, क्या तैयारी करके वो आए हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो? इसका पूरा डाटा ऑनलाइन फीड है। जो भी लाभार्थी होंगे उनके फ़ोन पे मैसेज आएगा कि आपको इस दिनांक को और इतने समय पर टीकाकरण के लिए पहुंचना है और उनका सत्यापित होने के बाद उनको टीका लगाया जाएगा। तो आपने सुना कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी प्लानिंग की गई है, पूरा एक इसके लिए तैयारी की गई है और बार बार इसकी रिहर्सल हुई है, उसकी मॉक ड्रिल हुई है और आज देखा कि ड्राई रन के रूप में मथुरा जिला अस्पताल में 15 लाभार्थियों को ये वैक्सीन दी गई है और सभी सकुशल यहाँ पर उनको वैक्सीनेशन किया गया। किसी का कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। तो दावे के साथ कह सकते हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी को ये वैक्सीन दी जाएगी और भारत जल्दी ही कोरोना से मुक्ति पाएगा। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि कोरोना मुक्ति की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम आज संपन्न हुआ है और जो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके लिए एक जो हम कह सकते हैं जो ट्रायल किया गया है वो पूरी तरह से सफल और सक्सेस रहा है। तो हम भी आपसे ये कहेंगे कि सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें और जैसे जैसे आपको गाइडलाइन के मुताबिक कहा जाए और रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो वो आप सब कराएं और इस वैक्सीन का लाभ लें। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। अपर निदेशक स्वास्थ्य आगरा डॉक्टर AK सिंह सोमवार को मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने रिफाइनरी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सोमवार के दिन वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। इस दौरान मथुरा जनपद में कुल 21 बूथ बनाकर 750 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। टीकाकरण के ड्राई रन का निरीक्षण करने के लिए अपर निदेशक स्वास्थ्य आगरा डॉक्टर AK सिंह मथुरा रिफाइनरी हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ मथुरा की CMO डॉक्टर रचना गुप्ता, ACMO डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर भूदेव सिंह आदि भी मौजूद रहे। मथुरा रिफाइनरी हॉस्पिटल की नोडल अधिकारी डॉक्टर तन्वी दुआ ने अपने हॉस्पिटल में ड्राई रन की पूरी व्यवस्था से AD हेल्थ को अवगत कराया। AD हेल्थ डॉक्टर AK सिंह ने रिफाइनरी हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों से वैक्सीनेशन के संबंध में पूछताछ की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सन 1995 में शहीद हुए कैप्टन राकेश शर्मा के पैतृक गांव भरना कला में उनके शहीद स्मारक को गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने डलाव घर में तब्दील कर दिया। शहीद कैप्टन राकेश शर्मा के पिता ने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर इसकी शिकायत की है और शीघ्र शहीद स्मारक का सफाई कराने की मांग की। कैप्टन राकेश समिति द्वारा जिलाधिकारी को सोमवार को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि शौर्य चक्र विजेता
शहीद कैप्टन राकेश शर्मा के नाम से सरकार द्वारा 54वां विकास खंड में स्मारक के लिए एक भूमि दी गई थी, जिससे कि गांव के लोगों के लिए खेल का मैदान या कोई अन्य कार्यक्रम गांव के लोग कर सकें। लेकिन इन दिनों मातृभूमि की दुर्दशा बद से बदहाल पड़ी हुई है, क्योंकि आसपास के रहने वाले लोगों द्वारा भूमि को कूड़ाघर बना दिया है। आसपास के लोग इस भूमि में कचरा डालते हैं, जिससे कि इस मातृभूमि की स्थिति बदहाल पड़ी हुई है, जिसे लेकर कैप्टन राकेश समिति द्वारा पहले भी कई बार इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। वहीं ज्ञापन देने आए लोगों का कहना था कि अधिकारियों द्वारा ये सूचित कर दिया गया है कि उस भूमि को साफ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी भूमि की स्थिति बदतर बनी हुई है। इसी को लेकर सोमवार को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम दिया गया और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द स्मारक भूमि की साफ सफाई की जाए, ताकि शहीद परिवार और गाँव के लोग सही कार्य के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। मेरा बेटा शौर्य चक्र विजेता कैप्टन राकेश शर्मा 1995 में शहीद हुआ था। तो जब राष्ट्रपति भवन में हमको बुला करके शौर्य चक्र दिया गया, उसी टाइम पर 2 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी। आज तक अलॉट है, उसमें शहीद स्मारक बना हुआ है और जिसमें आयोजन होते हैं और गांव का खेल का मैदान है, उसमें कुछ अराजक तत्वों ने, गांव के ही अराजक तत्वों ने घूरे वगैरह इस तरीके से डाल दिए। कौन लोग हैं? वो गाँव के ही लोग 10-20 लोग हैं, उनसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं 1 मिनट में भी हटवा भी सकता हूँ, पर हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। कौन से गाँव में ज़मीन है? भरना कला गाँव है और गोवर्धन तहसील में आता है। मैंने तहसील दिवस में SDM साहब को रिपोर्ट की। उस दिन के बाद जब उन्होंने कुछ नहीं किया, 5-6 महीने बाद में मैं मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री जी ने मुख्य राजस्व अधिकारी से उनके पास में मैसेज भिजवाया, उसकी भी उन्होंने गलत सलत रिपोर्ट दे दी। आज मेरे पास में इतने दिन के बाद में मुझे 6 तारीख को एक लेटर मिला कि साहब वो कई बार हम साफ करा चुके हैं। ग्राम विकास अधिकारी का साइन है, उसके बाद में BDO ने साइन करके दिए हैं, उसके बाद में SDM साहब ने मेरे पास में लेटर भेजा है। तो इतना अन्याय होता है, इतना साफ हुआ है? मैंने बिल्कुल सही नहीं हुआ। मैं उसी दिन गया यहाँ से जाकर के, मैंने मौके पर देखा तो ज्यों का त्यों है, इतनी गंदगी है। तो इन लोगों को क्या, शहीद परिवारों को या आम जनता को कुछ परेशान करके कुछ इनको ज़्यादा पे मिल जाती है, इनकी ज़्यादा तनख्वाह बढ़ जाती है, इनको इनाम मिल जाते हैं क्या? जनता को, जब सरकार की हमारी मंशा है कि किसी की परेशान नहीं किया जाएगा जनता को, और शहीदों को तो विशेष करके शहीद परिवारों को उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ये इतने गुंडे, इतने बदमाश हो गए, इतने बेईमान हो गए, ये लोगों को परेशान करके क्या चाहते हैं? ये क्या मुझसे रिश्वत मांगना चाहते हैं? एक नया पैसा नहीं दूंगा कभी रिश्वत, न जीवन में दी है न इनको दूंगा। और अभी मैंने DM साहब को ये दिया है, पूरा प्रकरण बना करके दिया है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ में कार्रवाई हो, जो झूठे, जो लोगों को परेशान करते हैं और सरकार को झूठी रिपोर्ट भेजते हैं। झूठे, ऐसे झूठे और बेईमान जो अधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कम से कम यहाँ कार्रवाई ना करें और दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो जाता है तो वहाँ भी लोगों को परेशान ना करें। मथुरा के गोवर्धन कस्बा स्थित राधा कुंड में रहकर गायों की सेवा कर रही जर्मन महिला सुदेवी दासी ने गौ समाधि के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। पद्मश्री प्राप्त सुदेवी दासी कई महीनों से गौ समाधि के लिए जमीन की मांग कर रही है। गोवर्धन के राधाकुंड कस्बे में राधा सुरभि गौशाला ट्रस्ट नामक एक संस्था गायों के रखरखाव और उपचार का कार्य कई दशकों से कर रही है। इस गौशाला में 2,500 से 3,000 गाय हैं। राधा सुरभि गौशाला ट्रस्ट की अध्यक्षा जर्मन मूल की महिला सुदेवी दासी हैं। भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान प्राप्त सुदेवी दासी ने बताया कि वो लगभग 40 साल से मथुरा की राधाकुंड में गौशाला चलाती हैं और बीमार गायों का उपचार भी करती हैं। उनके द्वारा 6 महीने पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था कि जिसमें मृतक गाय के अंतिम संस्कार के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि वो इस बारे में विचार करेंगे, मगर अभी तक जगह अलॉट नहीं हुई है। गौशाला में जो गाय मृत हो जाती हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं यहाँ आया है, हमारा गौशाला में एक्सीडेंट गैयन रोज आता है, रोज से उतार के लाते हैं इनको। 12 गैयन इनका सेवा करता है, इनको दवाई ले लाता और सब अच्छा नहीं पाता। कोई मर भी जाता, इनको जो मर जाता इनको समाधि लगाने का जगह नहीं है। और DM साहब से समाधि के लिए जगह मंगवाने के लिए मैं आया हूँ। अब कई बार आ चुका, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 4 महीना से मैं चक्कर करते रहते हैं और हाई कोर्ट केस भी लगाया। कोई किसने केस किया है? एक ओरिया मिशन मंदिर जो सामने रहता है, वो कंप्लेन कर दिया, हाई कोर्ट केस लगा दिया। क्या कंप्लेन किया? पब्लिक न्यूसेंस के नाम से कंप्लेंट कर दिया। अब हमारा उनको क्या समस्या है? इनको समस्या है, ये जगह छोटा है, बार बार गैया समाधि लगाना पड़ता, मट्टी में बदबू चिपक रही है। अब ये बदबू आ जाता, इनका हमारा भी आ रहा था। अब हमारा तो मजबूरी है, हम गैया मरा हुआ शरीर कहाँ ले जाएंगे? हम इनको तो ले जाना तो पड़ेगा, फरा नहीं रह सकता। तो उसी जगह में और कोई जगह है नहीं यहाँ।
अब इनका परेशान है, हमारा भी परेशान है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 40 स्थित सराय आजमाबाद में एक जमीन को लेकर नगर निगम और वाल्मीकि समाज के स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्थानीय पार्षद और नगर निगम पर उनकी निजी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। वहीं नगर निगम ने जेसीबी ले जाकर विवादित जमीन से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 40 स्थित सराय आजमाबाद में भूखंड का विवाद सोमवार को उस वक्त और गहरा गया जब वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस भूखंड पर अपना दावा करते हुए नगर निगम पर उनकी जमीन से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और जिलाधिकारी से शिकायत की। कान्हा नामक व्यक्ति ने बताया कि सन 1976 में उन्हें पट्टा दिया गया और उस जमीन पर उन्होंने निर्माण किया, लेकिन स्थानीय पार्षद श्याम सिंह और नगर निगम द्वारा साठगांठ करके उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सर, हमारा विवाद चल रहा है जमीन पर और हमारे क्षेत्रीय पार्षद और कुछ नगर निगम के लोग मिले हुए हैं और हमारा ध्वस्तीकरण कराया है 7 तारीख को। जिस सिलसिले में हम 8 तारीख को डीएम साहब से भी मिले। हमने निर्माण रुकवाने के लिए भी इनको एक एप्लीकेशन दी, मगर आज तक न निर्माण रुका है न हमको कोई सहूलियत मिली है और निर्माण यूँ बरकरार चल रहा है हमारी ज़मीन पर। किसकी है वो? ज़मीन हमारी है। आपकी पुश्तैनी है? नहीं, हमको पट्टा मिला था सन 76 में और जब से हमारा करीब 2000 से विवाद भी चल रहा है कुछ लोगों से वहाँ पर। वह क्षेत्रीय पार्षद अपनी दबंगई पर जबरदस्ती गिरना चाह रहे हैं। श्याम सिंह ठाकुर, वार्ड नंबर 40, जनरेटर वाले। तो वो क्या बना रहे हैं वहाँ? अपना मतलब कुछ होटल वगैरह कुछ बनाने के लिए मतलब उसको जबरदस्ती गिर रहे हैं। बोलते हैं कि या तो मुझे राजी से दे दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती गिरूंगा उसे। नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की है? हमने शिकायत की, प्रार्थना पत्र भी दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और कुछ नगर निगम के कर्मचारी जेसीबी वगैरह लेके गए जिन्होंने ध्वस्तीकरण कराया वहाँ पे मौके पर, जिसकी 2-3 घर भी तोड़े, जानवरों के घर वगैरह तोड़ दिए, पीछे से हमारी बाउंड्री वगैरह थी सब गिरा दिया उन्होंने। दूसरी ओर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल अपनी टीम के साथ सराय आजमाबाद पहुंचे और उन्होंने इस भूखंड पर किए गए निर्माण आदि को जेसीबी द्वारा ध्वस्त करा दिया। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने बताया कि जो लोग इस भूखंड को अपना बता रहे हैं उनके पट्टे बराबर की जमीन पर हैं। निगम द्वारा उनके घरों को नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि नगर निगम की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। राजकुमार मित्तल ने यह भी बताया कि जमीन की सफाई करके यहाँ पार्क बनाया जाएगा। जो आप यहाँ खड़े हुए हैं जिस जगह पे, ये सराय आजमाबाद की ज़मीन है और इस ज़मीन में कुछ कथित पट्टे, मैं ना ये तो सही कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ, कुछ पट्टे लोगों के पास हैं। जिनके पास पट्टे हैं उन्होंने, अगर आप देखेंगे अपने पीछे और लेफ्ट हैंड पे, उनके मकान बने हैं। उन पट्टों के संबंध में उनका एक विवाद चल रहा है। कोर्ट ने उन पट्टों पर स्टे दे रखा है। तो जो इनकी आबादी की ज़मीन है जिस पे इनके मकान दुकानात बने हैं और वो आबादी की ही पट्टे थे इनके, उसको हमने 1 इंच नहीं लिया। इन लोगों ने क्या किया कि जो इनके मकान बने हैं उसके अलावा जिस जगह पे खड़े हैं ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तो इन्होंने जिस जगह तक आप में खड़े हैं समय, यानी कि वहाँ से लेके यहाँ तक, इस ज़मीन को पूरी को क्लेम करते थे, खाली ज़मीन को, सब ये भी हमारी पट्टों की ज़मीन। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ हम आप खड़े हुए हैं यहाँ पर भी घर बने हुए थे। नहीं, यहाँ कोई घर नहीं बना हुआ था। एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जो हमारे फोटोग्राफ में है, वो घर नहीं था। वो यहाँ पे इस ज़मीन पे जिस पे हम खड़े हैं वो कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने कभी उसको आवंटन करा लिया अपने नाम से। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने सोसाइटी बनाई और डीएम से आवंटन करा लिया। उन्हें डीएम ने उसको निरस्त कर दिया। वो लोग हाईकोर्ट वाईकोर्ट तक लड़ लिए। अल्टीमेटली वो ज़मीन गवर्नमेंट को प्राप्त हो गई। उनके पट्टे वट्टे सब खारिज हो गए। कलेक्ट्रेट कर्मचारी सहकारी संघ का उनका एक ऑफिस टाइप का यहाँ बना हुआ था जिसमें खाली होने की वजह से सुअर आके बैठ जाते। तो अगर किसी जगह में खाली जगह है और वो सुअर बैठ गए तो वो क्लेम तो नहीं हो गया ना उनका। वो उनके स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस स्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त किया और ये लोग इस खाली जगह पे अपना क्लेम करते हैं उन पट्टों के आधार पे। ये आरोप लगा रहे हैं कि पेड़ों को भी उखाड़ा जा रहा है। पेड़ आप देख लीजिए कैसे पेड़ है। आप पेड़ देख सकते हैं कि अगर जंगली पेड़ खड़ा हुआ है और वो बेतरतीब खड़ा हुआ है तो उस जंगली पेड़ को इस कैटेगरी का पेड़ नहीं है कि जिसको काटने की मनाही हो। मथुरा के गांव बरारी के बाशिंदों ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर बाहरी व्यक्तियों के वोटर कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है। गांव वासियों ने सोमवार को इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव बरारी के लोगों द्वारा सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया गया। शिकायती पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि ग्राम बरारी में एक दबंग व्यक्ति द्वारा गाँव में कुछ अहरिया जाति के लोगों के लिए तंबू डेरा लाकर अस्थायी रूप से संरक्षण दिया गया है। गांव बरारी के लोग शिकायती पत्र देने आए लोगों का कहना था कि दबंग व्यक्ति का भाई आगामी प्रधानी चुनाव में चुनाव लड़ेगा, लेकिन अहरिया जाति के लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए गए हैं, जबकि ये लोग गांव बरारी के तो है ही नहीं।
तो इनके फर्जी वोटर ID कार्ड अपने भाई के चुनाव में वोट डलवाने का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर ग्राम बरारी के लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत पत्र के माध्यम से उन फर्जी लोगों के वोटर ID कार्ड निरस्त किए जाने की मांग की, ताकि चुनावों में कोई गड़बड़ी न हो सके। मैंने एक FDM सदर को, एक कांति शेखर जी को एक लेटर दिया था, शिकायत पत्र दिया था। मैंने उनको शिकायत की थी कि गांव में कुछ दबंग व्यक्ति, कौन से गांव? बरारी गांव के हैं और मौजूदा वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य हैं वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं प्रधानी का, और उन्होंने अवैध लोगों को अपनी ज़मीन में टेंट लगा करके गाड़ करके उनको रोक रखा है। उन पे लाइसेंसी हथियार भी हैं, उनके पास में अवैध असला भी हैं, वहाँ पे चोरी की घटनाएं भी घट गई हैं। उनके लेटर पैड पे वीरेंद्र ने अपने लेटर पैड पे उनके फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं। कितने लोग उन पे कम से कम होंगे वो 200 लोग जी। और उनको वोट भरवा करके गांव बरारी में उसको प्रभावित, प्रधानी के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक कमेटी बनी थी, जिसमें ADO पंचायत, जिसमें ADPRO, जिसमें नायब तहसीलदार साहब ने जांच की। जांच में उनके एक वीरेंद्र के एक रिश्तेदार हैं समधी सीताराम पटवारी जी के माध्यम से उस जांच को प्रभावित किया गया है। मथुरा के कस्बा सौख में सोमवार को RSS के तत्वाधान में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। वहीं जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सोमवार को सौंख में RSS के पदाधिकारियों द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ सहकारी बैंक के चेयरमैन ठाकुर मेघश्याम सिंह ने फीता काट कर किया। ये शोभा यात्रा गोवर्धन मार्ग, वाल्मीकि बस्ती, सेठ का मठ, अग्रसेन मार्ग, सीमेंट रोड, सहजुआ थोक, मुख्य बाजार, बैंक चौराहा, रामलीला मैदान, लोहार बाजार आदि मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान कस्बा वासियों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ठाकुर मेघश्याम सिंह ने कहा कि कस्बे में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जागरण शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हिंदूवादी लोगों के सहयोग से मंदिर निर्माण हो रहा है, इससे देश और प्रदेश में राम राज्य आएगा। इससे पूर्व अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। यह रैली कुंडल पट्टी की नहीं है, समस्त देश की रैली है। भगवान राम समस्त हिंदू जाति के हमारे आराध्य हैं। सभी हिंदू जो है भगवान राम को पूजते हैं। यह कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। हमारा संदेश है कि हमारी हिंदू समाज एकजुट होकर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 10 रुपये 100 रुपये जो जिसकी आस्था हो उस प्रकार से सहयोग दें और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए सभी के हमें योगदान की आवश्यकता है। हम लोग सभी संदेश ये दे रहे हैं कि सभी हिंदू भाई जागृत होकर राम मंदिर में 10 रुपये का 20 रुपये का सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हम हर घर पे जा रहे हैं, हर घर पे जाएंगे, हर से चंदा मांगेंगे राम के दरबार में। इससे आस्था हम लोगों की बढ़ेगी, सभी परिवार वालों की। सभी जो हिंदू लोग हैं, हर जाति के जो लोग हैं, हम सबके घर जा रहे हैं, सबसे चंदा उपलब्ध कराएंगे। 15 जनवरी से हमारा कार्यक्रम चालू होने वाला है। इसे हमने आज रैली निकाली है। भव्य स्वागत कस्बा सौंख के अंदर हम लोगों का हुआ है। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे राष्ट्र में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अनेकों प्रकार की रथ यात्राएं, भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। पूर्व में ऐसा तय किया गया कि सौंख में भी हम सभी स्वयंसेवक मिलकर, सभी राम भक्त मिलकर भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। तो आज गायत्री रिसोर्ट से ये भव्य यात्रा शुरू होकर पशु अस्पताल होते हुए, अग्रसेन मार्ग होते हुए, सीमेंट रोड होते हुए, लोहार बाजार में होते हुए, मुस्लिम मंडी, जाटा मोहल्ला होते हुए, सहजुआ थोक होते हुए, फिर अन्य स्थानों का भ्रमण करते हुए गायत्री रिसोर्ट में इसका समापन किया गया। मथुरा के गांव आन्योर में श्री राधा रानी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में क्षेत्र की कई टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का शुभारंभ समाज सेवी गोपाल भाटी ने मैच की पहली गेंद खेलकर किया। गोवर्धन के आन्योर में श्री राधा रानी क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन समाज सेवी गोपाल भाटी ने मैच की पहली गेंद खेलकर किया। वहीं आज का पहला मैच जतीपुरा और आन्योर के मध्य खेला गया। गोपाल भाटी ने कहा कि खेल से बच्चों का विकास होता है और इन्हीं छोटे छोटे टूर्नामेंटों से निकलकर ही खिलाड़ी बड़े स्तर पर मैचों में पदार्पण करता है। वहीं समाज सेवी विकास दादा ने कहा कि वो चाहते हैं कि इन ग्रामीण स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं से ही गांव की प्रतिभा को मौका मिले। इस टूर्नामेंट का पहला इनाम 15,000 रुपए, द्वितीय इनाम 7100 रुपए रखा गया है। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे ऐसी अपने अपने छोटे छोटे स्तर से बढ़ोतरी करें और आगे तक जाएं। मैंने यहाँ पे घोषणा से बिरला जी की कृपा से प्रथम पुरस्कार देने की कहा है
और जो भी अगर हमारे आनौर जतीपुरा दोनों गांवों की कोई टीम अगर फाइनल में और होती है तो मैं अपनी स्वेच्छा से और एक अच्छा योगदान दूंगा। क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्घाटन गोपाल सिंह भाटी ने किया था, जिसमें फर्स्ट इनाम 15,000 रुपये जो गोपाल भाटी ने दिए, द्वितीय इनाम 71,000 रुपये। और यहाँ टीम का मैच चल रहा है, ये जतीपुरा और आनौर के मध्य मैच चल रहा है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों से यही संदेश है, खेलो कूदो आनंद लो ब्रज में। मथुरा में चित्रांश सेवा संस्थान ने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर स्टेट बैंक चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। सादगी और सेवा के प्रतीक भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के अवसर पर चित्रांश सेवा संस्थान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। इस मौके पर संस्थान के पदाधिकारियों ने स्टेट बैंक चौराहे के समीप स्थित उनके स्मृति स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने गरीब और असहाय लोगों को कंबल भी वितरित किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत रत्न की 55वीं पुण्यतिथि चित्रांश सेवा संस्थान मथुरा द्वारा बनाई जा रही है। शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प सभी लोगों ने लिया। आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर मथुरा के नगर मजिस्ट्रेट श्री जवाहरलाल श्रीवास्तव जी द्वारा माल्यार्पण किया गया व कुछ लोगों को कंबल भी वितरण किए गए। गणराज्य भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का स्थापना 2006 में यहाँ किया गया था चित्रांश सेवा संस्थान के माध्यम से। तब से परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष उनकी जन्म जयंती और उनकी पुण्यतिथि संस्थान द्वारा मनाई जाती है। उसी क्रम में आज 55वीं उनकी पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई गई है। उनको लोगों ने अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की है, माल्यार्पण अर्पित किया है। नगर के सिटी मजिस्ट्रेट श्री JL श्रीवास्तव जी द्वारा हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं। शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर जो है वो उनकी याद में आज जो है यहाँ सब लोग उपस्थित होकर माल्यार्पण करते हैं और गरीबों को जो कंबल वितरण होकर किया जा रहा है और उनको एक प्रकार से याद किया जा रहा है। मतलब उनकी जो भी सोच है, दर्शन है, वो समाज में हमेशा बना रहता है, इसलिए इस प्रकार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के जन जागरण हेतु मथुरा महानगर में राम रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। सुबह 11 बजे योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर पूजन के पश्चात ये रथ यात्रा डी गेट मंडी रामदास चौक बाजार स्वामी घाट होली गेट आर समाज जनरलगंज मयूर विहार होते हुए धौलीप्याव हनुमान मंदिर पर पहुंची। प्रातः 11 बजे से शुरू हुई इस रथ यात्रा ने 6:30 बजे विश्राम किया। रथ यात्रा में शामिल राम भक्त एक ही नारा राम मंदिर निर्माण में जन जन का सहयोग हो आदि उद्घोषों का वाचन करते हुए समस्त धर्म प्रेमी जनता से मंदिर निर्माण में समर्पण और सहयोग करने का आग्रह कर रहे थे। मंदिर निर्माण में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त हिंदुओं का सहयोग है और इस मंदिर निर्माण के लिए वर्षों से चले आ रहे संघर्ष में आज हमें ये फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात हम तो बहुत वर्षों से ये कहते रहे थे राम जन्मभूमि हमारी मंदिर है, हमारा निर्माण, हम यहाँ निर्माण करना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग इससे विपरीत थे। उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना, हाँ यहाँ राम मंदिर था और राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन विधायक नैनपाल रावत फरीदाबाद के गांव अटाली में एक उद्घाटन के मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का धरना विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पतला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि किसानों का धरना विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जनता ने बहुमत देकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन इस तरह की हरकत करना लोकतंत्र की हत्या है। जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है वो कांग्रेस ही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नैनपाल रावत आज गांव अटाली में एक उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे थे, जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने कभी किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध नहीं किया, लेकिन विदेशी ताकतें ये सब करवाने में लगी हुई हैं और धरने पर बैठे लोग विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज गाँव अटाली में हमारे एक छोटे भाई जो शैलेंद्र जी हैं, जिनकी अपनी एजेंसी भी है और पहले से पेट्रोल पंप है, इसी पे आज CNG पंप जो इन्होंने लगवाया है, आज उसका उद्घाटन है। और माननीय मोदी जी की सरकार में ये जो पेट्रोल पंप आज ग्रामीण क्षेत्रों में खुल रहे हैं, युवाओं को रोजगार के साथ साथ डीजल और पेट्रोल सभी किसान भाइयों को
अन्य जो कस्टमर हैं उनको समय पर और उचित दूरी पर नज़दीक मिल जाता है। तो अभी आने वाले समय में भी 65,000 पेट्रोल पंप और माननीय मोदी जी की सरकार में जो वितरित होने जा रहे हैं, और जिनके लिए बहुत सारी पहले भाग दौड़ करनी पड़ती थी, इसके साथ साथ रिश्वत देनी पड़ती थी, आज माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय मनोहर जी की सरकार में, चाहे गैस की एजेंसी हो जो गैस के एक सिलेंडर के लिए या शादियों में जो सिलेंडर के लिए तरसते थे, ब्लैक में लेना पड़ता था, आज वो सारी ब्लैक गैस से, डीजल से, पेट्रोल से हटा दी गई है और आसानी से गैस और पेट्रोल, डीजल, इवन सीएनजी की जो गैस है वो भी आसानी से उपलब्ध होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की जो, क्योंकि आजकल सीएनजी का युग है और ज़्यादातर गाड़ियाँ अब सीएनजी से चल रही हैं, तो उससे इस अटाली में इसको खुलने से आसपास के सभी ग्रामीणों को आसानी से गैस उपलब्ध होगी और वो अपनी गाड़ियों को सुचारू रूप से चला सकेंगे। लगातार किसान आंदोलन पर है, कल भी सीएम की एक जनसभा थी, उसको किसानों ने नहीं होने दिया, लगातार बैठे हुए हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसका गला घोटने का काम विपक्ष के जो पार्टी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई सीएम हमेशा रहते हों। जब हम विपक्ष में थे तो हमने कभी किसी मुख्यमंत्री को या मंत्रीगण को या किसी जनता के जो नुमाइंदे चुने जाते हैं उनको इस तरह के कारनामे उनके साथ हमने नहीं किए, उनका हमने अपमान नहीं किया। लेकिन ये दुख की बात है कि लोकतंत्र है, हम भी जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन इस तरह लोकतंत्र की हत्या एक जो प्रदेश का जो जनप्रतिनिधि है, जो इस प्रदेश पे जो एक जनता का जो नुमाइंदा है, जिसको प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मैंडेट देकर के इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना है, उनकी सभा में इस तरह से विपक्ष के लोगों द्वारा ये जो उपद्रव फैलाया गया है निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि ये सदा किसी की एक ही सरकार नहीं रहती। कल जिन लोगों ने ये किया है उनकी भी सरकारें होंगी। अगर ऐसे होता रहेगा तो ये जनप्रतिनिधि किसी सूरत में जो ना अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पाएंगे। हाल ही में बल्लभगढ़ की शिव कॉलोनी में हटाए गए अवैध निर्माण के विरोध में भीम आर्मी और भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर ज्ञापन देते हुए बेघर करने के बदले आशियाना दिलाए जाने की मांग की। गौरतलब है कि लगभग 3 दिन पहले नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 स्थित शिव कॉलोनी में झुग्गियों और मकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। आरोप था कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इस कार्रवाई के विरोध में आज भीम आर्मी और भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं की विरोध मार्च निकालते हुए सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया गया और मांग की कि पिछले 50 सालों से बचे लोगों को बेघर करने के बदले उन्हें आशियाना, फ्लैट या कहीं और बनाया जाए। डीसी की गैर मौजूदगी में ज्ञापन लेने आए अधिकारी जान मोहम्मद ने सिर्फ इतना बताया कि सेक्टर 3 में तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन दिया गया है, जिसे डीसी तक पहुंचा दिया जाएगा। ये तोड़फोड़ के खिलाफ है, जो उन्होंने ज्ञापन दिया उसमें डीसी साहब तक पहुंचा दूंगा। क्या मामला है, कुछ बताया है आपको? ये तोड़फोड़ क्या है? झुग्गी जो है सेक्टर 3 में। सर कहाँ की झुग्गियाँ हैं ये सारी? सेक्टर 3 की। प्रदर्शनकारियों में शामिल विजय कृष्ण एडवोकेट कुलदीप सिंह ने बताया कि पिछले 50 साल से ज्यादा समय से सभी लोग शिव कॉलोनी में झुग्गी और मकान बनाकर रह रहे थे, जहां सरकार ने बिजली का कनेक्शन भी दिया, तो अब ये मकान क्यों तोड़े गए? सेक्टर 3 के सामने शिव कॉलोनी है। शिव कॉलोनी में कुछ गरीब मजदूर लोग अपनी झुग्गियाँ मकान बना करके वहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं, लगभग 50-60 साल से। आज दूसरी तीसरी पीढ़ी वहाँ पर आ चुकी है। अभी रोड को चौड़ा करने के बहाने और उनमें से करीब 20-25 लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया है और आगे की प्रक्रिया अभी जारी है। आज हम उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि जब सरकार बनाने की, वोट लेने की बारी आती है तो इस शहर के नेतागण जाकर के उन गरीबों की झुग्गियों में जाते हैं, उनके पैरों में झुकते हैं और उनसे वोट लेते हैं। और जब सरकार बन जाती है तो सबसे पहले उनका डंडा जो अत्याचार है वो सबसे पहले उन गरीबों पर ही चलता है। शहर की अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो ये गरीब मजदूर उठाते हैं। अगर शहर को कहीं अच्छा सुंदर बनाने की बात आती है तो गरीब मजदूर बनाते हैं। अगर उनको बिल्डोजर चलाना ही था तो मंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्हें अपने अवैध धंधे बंद करने चाहिए थे। जो उनके अपने रेस्टोरेंट और होटल बने हुए हैं वो खुद अवैध मार्केट बनी हुई है, वो रिहायशी एरिया है सारा का सारा, और वहाँ पर उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी की हुई है। चौटाला साहब ने, जब इनको ये खुद इनेलो में थे, इन्होंने इनका खुद बंद कर दिए थे सारे रेस्टोरेंट वगैरह। लेकिन आज अगर कहीं कानून की बात आती है कि भाई अवैध कब्जे की, तो झुग्गियाँ या फुटपाथ पे काम करने वाला गरीब मजदूर, इनका ही शोषण होता रहा है। इनको कभी भी न्याय नहीं मिला है। प्रशासन द्वारा सेक्टर 9 में, सेक्टर 3 में जो शिव कॉलोनी बसी हुई है, 60-70 सालों से बसी हुई है,
उस सेक्टर 3 में शिव कॉलोनी को बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिस के जेसीबी, पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने एक साथ धड़ाधड़ तोड़ना शुरू कर दिया। उन घरों के अंदर मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, सामान रखे हुए थे। काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, बच्चों को, महिलाओं को चोटें भी आई हैं। तो सरकार को गरीबी हटाने वाली सरकार नहीं, गरीबों को खत्म करने वाली सरकार है। कुछ भी यहाँ नामुमकिन नहीं, कर गुजरने की अगर चाहत हो तुम में तो कोई भी रास्ता यहाँ मुश्किल नहीं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया फरीदाबाद जिले के गांव हीरापुर के युवाओं ने। दोस्तों, जब यहाँ की ग्राम पंचायत टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़क को नहीं बनवा पाई तो यहाँ के युवाओं ने मिलजुल कर खुद ही सड़क बना डाली, जिसका उद्घाटन भी एक युवा द्वारा किया गया। फरीदाबाद जिले के गांव हीरापुर में जब ग्राम पंचायत ने काम नहीं किया और ग्रामीणों को खराब सड़क से परेशानी हो रही थी तो गांव के युवा सोमेश गौड़ ने इस सड़क को लेकर मुद्दा उठाया और सड़क बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन करने समाज सेवी और युवा दिलों की धड़कन बॉबी कटारिया जा पहुंचे। गांव में पहुंचने पर इलाके के युवाओं ने फूल मालाओं से बॉबी कटारिया का जोरदार स्वागत किया। वहीं सबसे पहले गांव में पहुंचे बॉबी कटारिया ने रिबन काट कर गांव के युवा सोमेश गौड़ और उनके साथियों द्वारा मिलकर बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बॉबी कटारिया ने कहा कि हालांकि उनका मन नहीं है राजनीति में आने की, लेकिन राजनीति में आ भी सकते हैं और ये कोई नया काम नहीं है जो बॉबी कटारिया और उसके साथियों ने समाज के हित में किया हो। इससे पहले भी अनेकों काम ऐसे हैं जिन्हें बॉबी कटारिया और उनके साथियों ने न केवल अंजाम दिया बल्कि समाज को समर्पित भी कर दिया। यहाँ पहुंचे बॉबी कटारिया के आगमन से युवाओं का जोश देखने लायक बन रहा था। उद्देश्य हमारे भाइयों का प्यार है, बस हम रिबन काटने के लिए आए थे। निर्माण किया हमारे भाई ने, इतने अच्छे कार्य किए हैं आगे से आगे चलकर, तो भाई ने प्यार से बुलाया। आपकी टीम ये कोई पहला काम तो है नहीं जो ऐसा कर रही हो सामाजिक, ऐसे इससे पहले भी काम किए हैं? जी देखिए, पहले भी किए हैं और आगे भी हमारे युवा भाई जो साथ खड़े हैं, साथ कार्य कर रहे हैं, तो हम उनका साथ देते हैं भाई। किसी भी ऐसे आदमी का कि जो समाज हित में काम करे, समाज एक उद्देश्य होता है उसके पीछे कि राजनीति में कहीं कोई भाई राजनीति में आ रहे हैं। देखो, मैं तो चाहूंगा कि राजनीति में हमारे युवा वर्ग आगे बढ़े। आप आ रहे हैं? मेरा तो अभी क्या कहना है, मैं तो जब मर्जी खड़ा हो जाऊंगा। मतलब कह सकते हैं आ रहे नहीं आ रहे? अरे कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वैसे आऊँगा नहीं, आ भी सकता हूँ। देखो जी, ये मैं पहले भी, चाहे नालियों की सफाई की बात हो, सड़कों की सफाई की बात हो, छोटे मोटे गांव के इस तरह के कोई भी काम हो तो मैं करते रहा हूं। लेकिन जो ये काम किया है शायद थोड़ा सा उससे हटके है और थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये कोई पहला काम है। लेकिन सच्चाई ये है, गांव के भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, मैं ऐसे काम कर चुका हूं काफ़ी टाइम से। जी। फरीदाबाद में चारों एक्सीएन कार्यालयों पर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जबरन थोपी जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में नारेबाजी की। गौरतलब है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसी कड़ी में ओल्ड फरीदाबाद डिवीजन पर एक्सीएन कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए प्रधान लेखराज चौधरी और सचिव जय भगवान की मौजूदगी में कर्मचारियों ने भारी संख्या में अपना विरोध जताया और कहा कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार यदि निगम मैनेजमेंट ने ये पॉलिसी रद्द नहीं की तो आगामी समय में कर्मचारी दफ्तरों में कामकाज ठप और सड़कों पर उतरकर पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन करने को विवश होंगे। इस ऑनलाइन तबादला नीति को किसी भी सूरत में बिजली निगम में लागू नहीं होने देंगे। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में सर्कल सचिव संतराम लाबा सहित डिवीजन बल्लभगढ़ में करमवीर यादव, एनआईटी फरीदाबाद डिवीजन में विनोद शर्मा, ग्रेटर फरीदाबाद में सुनील कुमार की अगुवाई में कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन कर भारी विरोध दर्ज कराया। आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, ये हमारा फरीदाबाद सर्कल के चारों डिवीजनों पर है, जिसमें कि ओल्ड फरीदाबाद डिवीजन के कार्यालय में आज सारे कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ऑनलाइन तबादला जो हमारी पॉलिसी है, जो निगम मैनेजमेंट ने जबरन कर्मचारियों के ऊपर थोपी है, इसके विरोध में आज हमारा ये प्रदर्शन है। जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं यहीं पे या कहीं और भी है? ये हमारे जो प्रदर्शन है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, जो हमारे प्रदेश प्रधान विजेंद्र बेनीवाल व प्रदेश महासचिव सुनील खटाना की अगुवाई में, उनके आह्वान पर ये आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो प्रदर्शन है, ये सभी सर्कलों के डिवीजनों पर है। इसी कड़ी में हमारी फरीदाबाद सर्कल की जो 4 डिवीजन है, जिसमें ओल्ड फरीदाबाद है, ग्रेटर फरीदाबाद है, डिवीजन एनआईटी फरीदाबाद है और डिवीजन ग्रेटर फरीदाबाद है, ये चारों डिवीजनों पर हमारे जो है ये विरोध प्रदर्शन आज चल रहे हैं। कासगंज की सदर नगर पालिका क्षेत्र में पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों के लेखा जोखा का जवाब न मिलने से सभासद धरने पर बैठे हैं। सोमवार को सभासदों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर 4 दिन बाद भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। कासगंज सदर नगर पालिका क्षेत्र में पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा का जवाब न मिलने से सभासद बीते 6 दिनों से धरने पर हैं। सभासदों का धरना उग्र होता जा रहा है।
सोमवार को सभासदों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर 4 दिनों के बाद से भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम पालिका के सभासद पालिका क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों के 9 सवालों का जवाब मांग रहे थे। धरना प्रदर्शन के बाद सभासदों ने पालिका चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी लवकुश गुप्ता को सवालों का जवाब लिखित रूप से मांगा था, लेकिन उन्हें गोलमोल जवाब देकर टालमटोल कर दिया गया। उनका कहना था कि पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कराए गए विकास कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस सवाल के जवाब को लेकर सभासद 6वें दिन भी धरने पर रहे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन साहिबा मुर्दाबाद, अधिशासी अधिकारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कासगंज नगर पालिका परिषद में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा न मिलने के बाद कासगंज के सभासद धरने पर बैठ गए हैं। आज धरने का 6वां दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धरना प्रदर्शन पर। देख सकते हैं किस तरह से सभासद लेखा जोखा का जवाब मांग रहे हैं। इन्हें जवाब ना मिलने पर धरने पर बाध्य हुए और इससे पहले उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि उन्हें जवाब दिए जाए, लेकिन उनके जवाबों का अनसुना करके टाल मटोल कर दिया गया। उसके बाद सभासद धरने पर बैठे आखिर किन सवालों को लेकर वो धरने पर बैठने को मजबूर हुए और क्या उनके सवाल हैं और क्यों नहीं उनके सवालों का जवाब पालिका द्वारा दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पुंडीर, नाम है सभासद। ये संजय पुंडीर हैं, भाजपा के नाम है सभासद हैं। इनसे जानकारी करने के इनके नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर जो नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा का जवाब आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह रही और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? हमने लेखा जोखा के संबंध में 9 बिंदुओं के जवाब मांगे, लेकिन 1 महीना गुजर गया, आज तक हमें जवाब नहीं मिले। हमने बार बार चेतावनी दी अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन को, लेकिन फिर भी हमारे जवाब न मिलने के कारण हम 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। 6 दिन हो गए, हमारी आवाज़ को न तो चेयरमैन ने सुना न ईओ ने सुना, और हमारे धरने को जबकि भाजपा के जिलाध्यक्ष भी समर्थन दे चुके हैं, उसके बाद भी हमारी कोई सुनने को राजी नहीं है। आज हमने निर्णय लिया है और एक ज्ञापन दिया है कि 4 दिन के अंदर यदि हमारे जो बिंदु हैं इनका जवाब नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन होंगे। और भी लोग हैं, इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अगर बात करें आखिर क्यों नहीं जवाब दिए जा रहे, इसमें क्या वजह सामने आ रही है निकल कर? पता नहीं, इसमें तो घपलेबाजी बहुत है और लूट मार मचा रखी है सब। तो किस तरह से इस आंदोलन को सफल बनाएंगे? क्या भूख हड़ताल करेंगे हम सभी सभासद? ये थी हमारे साथ सभासद। इनका साफ तौर पर कहना है नगर पालिका द्वारा उन्हें अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो वह 4 दिन के बाद भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे, और देखना होगा इनका ये धरना प्रदर्शन कितना कारगर और सफल साबित होगा और इन्हें कब तक नगर पालिका द्वारा जवाब मिल पाएंगे यह देखने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी अशोक शर्मा के साथ गुड्डू यादव, वाई न्यूज, कासगंज। कासगंज में अवैध कब्जे किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के परिवार ने सदर एसडीएम पर न्यायालय के स्टे के बावजूद भी अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया है। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव केंडी में अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य ऋषि दिवाकर के पिता ने डालचंद से 2010 में प्लॉट में जमीन का बेनामा कराया, जबकि कासगंज के जयपाल सिंह यादव ने डालचंद दलित की जमीन को खेत में खरीदकर अपने परिचित वीरपाल दलित के नाम से करा दिया। जिला पंचायत सदस्य के भाई नीरज का आरोप है कि जयपाल सिंह यादव पड़ोस में पड़े जिला पंचायत सदस्य के प्लॉट पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराने में लगे हैं। इससे पूर्व भी इस जगह को लेकर फायरिंग हो चुकी है। इस अवैध निर्माण की खबर सुनकर एसडीएम सदर ललित कुमार, सीओ सदर आर के तिवारी, सोरो कोतवाल अनिल कुमार भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल उन्होंने मामला कोर्ट में होने के चलते शांत करा दिया। वहीं नीरज ने बताया कि कोर्ट से स्टे लेने के बावजूद भी सदर एसडीएम ललित कुमार दूसरे पक्ष से सांठगांठ कर प्लॉट पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करा रहे हैं। ऐसा है, यहाँ पे एक हमारा प्लॉट था, 2010 में हमारे पिताजी ने बेनामा कराया था। उसकी बाउंड्री लगी हुई है, उसके पीछे एक खेत है सर, उसका अभी एक वाल्मीकि है वीरपाल सिंह, उसके नाम बेनामा हुआ है 5 महीने पहले। तो जो हमारे एसडीएम साहब हैं पूरे पे जबरन कब्जा कराना चाह रहे हैं। इसके लिए सदर ललित कुमार एसडीएम साहब हैं हमारे। मामला ये है सर कि हमारा बेनामा है 5 बीघा में कुछ भी से कम, उस पर बेनामा है। तो हम इनके नीरज का प्लॉट बताते हैं अभी मुझे बता दो। तो उस पर कुछ वो है, तो हम उधर से काम शुरू करना नहीं चाहते हैं। प्लॉट की तरफ से हमें कोई लेना देना नहीं है उससे।
हम अपने खेत की तरफ से काम शुरू करना चाहते हैं। फिर क्यों बवाल बखेरा खड़ा हुआ? ये तो सर यही सब लोग जाने, गांव वाले जाने कि कैसे काम रोक रहे हैं, क्यों विवाद फैला रहे हैं। हम तो कोई विवाद ही नहीं चाह रहे हैं। एटा जिले में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जनपद की पुलिस अलर्ट हो गई है। सोमवार को जिला बदर अपराधियों को जिला छोड़ने के लिए थाना मैरारा पुलिस ने मुनादी कराई। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मारहरा थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक बलवंत सिंह और अभिमन्यु ने थाना क्षेत्र के ग्राम मोइनुद्दीनपुर और खलीलगंज में मुनादी कराकर जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया। वहीं लाउड स्पीकर के माध्यम से ऐलान किया गया कि जिला बदर अधिकारी अपना ठिकाना छोड़ दें और ये भी मुनादी की गई कि यदि कोई भी जिला बदर थाना क्षेत्र में नजर आया तो उसका ठिकाना सीधा जेल होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे वाई न्यूज। नमस्कार।